बड़ी अच्छी बात आपने उठाई कि सोशल ऑडिट की जो बात आपने उठाई, जी सर। इसके संदर्भ में मैं मंडल कमीशन के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि जब बीपी मंडल जी को ये सवाल पूछा गया था कि ओबीसी को जब आरक्षण देंगे तो इनमें क्या होने वाला है, क्या होगा, तो बीपी मंडल साहब ने ये बात कही थी कि कोई ओबीसी का सुतार है, कोई तेली है, कोई सुनार है, कोई लुहार है और अन्य ओबीसी की कोई जाति है, तो उन्होंने ये कहा था कि इन जाति के कोई एक आदमी अगर वो आईएएस अफसर बन जाता है तो पूरे जाति को ये ऐसा महसूस होता है एक हमारा आदमी एक गवर्नेंस में बैठा हुआ है, ये एक भावना जागृत होती है और इस भावना से उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है, अर्थात एक जाति का मनोबल ऊंचा हो जाता है और अब वर्ग है तो उस वर्ग का मनोबल ऊंचा हो जाता है। तो ये ऊंचा मनोबल होने की जो भावना है ये उस जाति को, उस व्यक्ति को प्रेरित करती है कि हम भी कोई बड़े पदों पर जाए और समाज के प्रति हमारा जो कुछ देना लगता है, जो पे बैक टू सोसाइटी की बात है, वो हम करें। लेकिन असल में जब हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो 3 स्तंभ है, इन स्तंभों में जो भी हमारे लोग गए हैं, क्या उन्होंने अपना दायित्व, उत्तरदायित्व निभाया है? क्या समाज का मनोबल ऊंचा उठाया है या समाज को प्रेरित किया है? तो इससे हम मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए बात हुई है सोशल ऑडिट की। तो समाज में इन लोगों का जो नेता हो, अभिनेता हो या कोई कार्यकारी अधिकारी हो या न्याय व्यवस्था में जो कोई आदमी हो, उनके प्रति समाज ये उनका चाल चरित्र और चलन देख रहा है, तो वो जिस कारण, जैसे कि संविधान में कहा जाता है या डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है या जो आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा है, इनकी परिभाषा करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये लोकतंत्र एक ऐसी प्रोसेस है, एक फिनोमिना है, एक प्रक्रिया है जिससे आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और बिना ब्लड शेड से। तो क्या ये 70 साल के बाद हुआ है? हम अगर देखते हैं तो ये ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हमारे जो लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड जो माइनॉरिटीज के जो लोग जो व्यवस्था में जो बैठे हुए हैं, क्या ये काम कर रहे हैं? तो ये काम नहीं हो रहा है, इसीलिए समाज का मनोबल ये निम्न स्तर पर जा पहुंचा है और इसीलिए जिस प्रामाणिकता से, जिस ईमानदारी से जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो राज सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं राज सत्ताधारी जो जातियां है, इन्होंने, इन लोगों ने जो सुख भोगा है या भोग रहे हैं, राजसत्ता का सुख भोग रहे हैं, चाहे विधायिका में हो, न्यायपालिका में हो या जहां कहीं भी हो, इन लोगों ने उपभोग तो लिया लेकिन ये उपभोग वितरित नहीं किया समाज में। इसीलिए इन लोगों का सोशल ऑडिट, इनका लेखा जोखा हम लोगों ने लेना चाहिए और ये जब होगा कि जब समाज जागृत होगा, थ्रू प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की ओर से जब समाज जागृत हो जाएगा तो इनको जॉब पूछा जाएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका लेखा जोखा भी पूछा जाएगा। सही है कि ये जो लोग हैं ये कोई वर्चस्व में काम कर रहे हैं, इन द इन्फ्लुएंस जिसको हम कहते हैं, कोई वर्चस्व में काम कर रहे हैं। ये इनके पास जो भी जिस विचारधारा का, जैसा हम कहते हैं फुले अम्बेडकरी विचारधारा का अंगीकार करके इन लोगों ने अगर काम किया
तो ये सफल हो जाएंगे। लेकिन ये विचारधारा के ऊपर वो काम नहीं कर रहे हैं, ये वर्चस्व के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्चस्व के अंदर जो काम करते हैं ये, और ये समाज के प्रति कार्यक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, आर्य ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, वो उनको ये सिखाता है कि इन लोगों को लूटो खसोटो, इनकी लूट खसोट करो, शोषण करो, इनको गुलाम बनाओ। तो ये मामला गुलामगिरी का है। ये उनके जैसा हम कहते हैं, खापर्डे साहब ने एक बार उदाहरण दिया था, कई बार भी उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं कि ये अपने को तो कहते मैं अम्बेडकरवादी हूँ, फूले अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में इनके चाल और चरित्र में नहीं दिखता, इनके विचार और आचार में बहुत अंतर होता है। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, अभी अगर मैं वो उदाहरण प्रस्तुत करूं तो और टाइम लगेगा, लेकिन ये बात सही है कि ये लोग सरेंडर हो जाते हैं, दे आर नॉट कमिटेड, प्रतिबद्धता के साथ ये उतर नहीं रहे, खरे उतर नहीं रहे हैं। इसीलिए जो समाज के पीछे हट है, समाज का एक मनोबल गिरने की जो बात है, ये इसके कारण हुई है। और ये सत्य है कि आजकल हम देखते हैं कि क्रांति प्रवण स्थिति जो होती है, उसको काउंटर करने के लिए एक दूसरी रणनीति काम कर रही है। क्रांति प्रवण स्थिति को डायल्यूट करने का जो काम हो रहा है, ये एक ब्राह्मणवादी शक्तियां अपना सर ऊंचा करके अभी खुले तौर पर अभी आने लगी है, और ये उनका एक डाउन मनोबल डाउन कर रहा है, समाज का भी, और जो नेता भी है, प्रतिनेता भी जो होंगे या जो भी अधिकारीगण होंगे, उनका भी मनोबल डाउन करती है। जी जी, कारीगर साहब, ये जो आपने अभी बात की मनोबल की, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे जो लोग हैं ये सभी स्तंभों में गए हैं, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था के दबाव में है, डर रहे हैं, ऐसा कहीं आपको कहना है कि जिसके कारण वो अपना जो रिजल्ट देना पड़ता है, वो उनको देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डरे हुए महसूस करते हैं अपने आप को? हाँ, ये है कि अभी समाज में एक घोर निराशा उत्पन्न हुई है। जब हम देखते हैं, अगर नजर दौड़ा के देखोगे, एक दूरदृष्टि के हिसाब से अगर देखोगे, तो समाज में अभी घोर निराशा पसरी हुई है, और समाज को ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। सभी तरफ से समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है, प्रतिक्रांतिवादी ताकतें अपना सर उठा रहे, बड़ी तादाद में सशक्त हो रही है, और समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। ये मनोबल गिरने के कारण ही ऐसा हुआ है। और जिनसे हम जो उम्मीद कर रहे हैं, अर्थात लोकतांत्रिक स्तंभों से संवैधानिक तौर पर होता नजर नहीं आ रहा है। जैसा संवैधानिक तौर पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान जब हमने एक्सेप्ट कर लिया, तब हमने कहा था कि हम इसका अंगीकार कर रहे हैं, इसको अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मात्मित कर रहे हैं। इसका पालन न होने के कारण, और पालन करने का जो जो ये स्तंभ है, लोकतंत्र के जो तीनों स्तंभ है, ये उनकी एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी हो रही है। और इसका कार्यान्वयन न होने के कारण, जैसा हमने प्रियम्बल में कह दिया, लेकिन वो सत्यता में अगर हम देखते हैं, निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि वो वास्तविक लेवल पर उसकी अमल बजावनी जो कहते हैं, अमल में लाने की जो बात कह रहे हैं, वो नहीं हो रही है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो इस देश का जो कल्याणकारी जिसको राज्य कहा जाता है, इसका कल्याणी हो जाता है। लेकिन सब तरफ हम देखते अकल्याणी हो रहा है। कि एक एकेडमिक एजुकेशन होता है, ये जनरली सब लोगों में होता है, लेकिन सोशल एजुकेशन की कमी रहती है। हम जब बामसेप का जब कार्य करते हैं, तो मुझे याद है अभी भी कि हमारे एक कार्यकर्ता तिलक कुमार, उन्होंने अपना उदाहरण बताते हुए मुझे बताया था, सर जब हम बोलते हैं एजुकेटेड लोगों के पास जाके कि वी वांट टू एजुकेट द एजुकेटेड पीपल, तो वो लोग कहते थे कि हम तो पढ़े लिखे हुए हैं, हमें क्या एजुकेशन की कमी, आप क्या एजुकेशन दोगे। तो ये जो भ्रम है,
जो एजुकेटेड लोगों में जो भ्रम है कि हम बड़े अधिकारी बने, बड़े नेता बने, हमें अभी ज्ञान की क्या कमी है। लेकिन एक ज्ञान की कमी इसीलिए होती है कि कुछ चीज का एहसास उनको नहीं होता है। एहसास होना एक बात अलग बात है और उसका अनुभव करना एक बात है। बाबा साहब आम्बेडकर की जीवन की घटना लीजिए, उन्होंने अछूतपन का बिहेवियर देखा, देखा ही नहीं, उन्होंने अनुभव किया, विडंबना का अनुभव किया, अपमान का अनुभव किया। ये अनुभव करना एक अलग बात है और ये बात बताना, अभी के पीढ़ी को बताना, ये अलग बात है। अभी बताना तो है लेकिन उसका कितना एहसास होता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर इसको ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जाए, प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाए तो प्रशिक्षण से प्रतिबद्धता बढ़ती है, प्रशिक्षण से प्रतिबद्धता बढ़ती है, वो सजग हो जाता है, उसको क्लैरिटी, स्पष्टता मिल जाती है और इसीलिए फिर वो अपना जीवन समाज के लिए अर्पित करना चाहता है। इसीलिए बाबा साहब के गुरु जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, उन्होंने एक अखंड लिखे। वो अखंड की एक दो लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं मराठी में की जगाच्या कल्याणा देह कष्ट व्हावा, कारणी लावावा सत्यासाठी, और अशा वर्तनाने जन्माचे सार्थक, संतोषी निर्मक ज्योति मने। अर्थात कि विश्व कल्याण के लिए जिसने अपना शरीर उपयोग में लाया, अपना शरीर के कारण वो जहां वहां घूमा, प्रचार प्रसार किया, उसने उपयोग में लाया और वो सिर्फ सत्य के लिए, लक्ष्य के लिए, तो इस वर्तन से उसके जन्म का सार्थक होता है। और वो जो निर्मिक है, जिसने निर्माण किया है, वो संतोष करता है। ये ज्योति का कहना है, अर्थात ज्योतिराव फुले का कहना है। अर्थात ये सारी चीजें सीखकर कंट्रीब्यूशन होना, समाज के काम के लिए कंट्रीब्यूशन होना, खापर्डे साहब कहते हैं कंट्रीब्यूशन होना ये अलग बात है, लेकिन समाज के लिए कमिटेड होना ये अलग बात है। ये कमिटमेंट की बात है, प्रतिबद्धता की बात है कि हम कितने प्रतिबद्ध है समाज के लिए। देन बात होती है प्रशिक्षण के बाद, वो कितना डिसाइडेड है इस समाज के प्रति, वो कितना डिसाइडेड है, कितना डिटरमिन्ड है और कितना डिवोटेड है। ये क्यों करना पड़ रहा है प्रशिक्षण की बात? क्योंकि इस देश में भूतकाल से हम देखते हैं कि दो विचारधारा का यह प्रभाव बह रहा है, एक ब्राह्मणवादी और एक समतावादी। और ब्राह्मणवादी प्रचारधारा या विचारधारा ये प्रभावी है और इसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन व्यतीत किया है। उसके कारण हम जो स्थिति में पहुंचे हैं, हम अपने महापुरुषों के बदौलत इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं। इसीलिए प्रशिक्षित होकर उस चीज का एहसास होकर समाज में जाना, अर्थात फुले, शाहू, आंबेडकर, पेरियार, इनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और आंदोलन हेतु समाज के विभिन्न लोगों से सहयोग प्राप्त करना, ये बहुत महत्व की बात होती है। समाज में जागृति का प्रबोधन करते रहना चाहिए। अगर ये जागृति नहीं है, समाज में प्रबोधन नहीं है, तो आप कहीं रुक जाओगे, समाज की प्रगति नहीं होगी, समाज जैसे कि वैसा रह जाएगा। और इस समाज में जागृति के कारण जो जातियां है उनमें एक ध्रुवीकरण पैदा हो जाएगा। इसीलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा जो आंदोलन है, बामसेब के द्वारा निर्मित जो आंदोलन है, ये बामसेब का ही नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। इस आंदोलन का वहन हम कर रहे हैं, इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये आंदोलन आत्मसम्मान का आंदोलन है, इसीलिए इसको आत्मनिर्भर भी बनाना बहुत जरूरी है। और ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता ये सजग रहेंगे और अधिक कार्यक्षम रहेंगे और समाज के प्रति प्रामाणिक
और ईमानदार बने रहेंगे। इसीलिए सामाजिक क्रांति का लक्ष्य अगर हासिल करना है, जो इस देश में जो एक असमानतावादी जो व्यवस्था है, इस असमानतावादी सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन अगर करना है तो मानवीय संसाधनों का निर्माण करना बहुत ही जी आवश्यक है। इसीलिए बामसेप ने इस व्यवस्था के लिए नागपुर में जो हमारी डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट के अंदर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले सोशल इंस्टीट्यूट जो बनाई है, उसके अंदर हमने ये सारी व्यवस्था कर दी है और प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है। प्रशिक्षण नियमित दे रहे हैं और इसके लिए हमने एक आवासीय भवन बनाया है और एक प्रशासनिक भवन है, उसमें सुसज्ज लाइब्रेरी है और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा इत्यादि प्रचार माध्यम भी है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय संसाधनों का निर्माण किया जा रहा है। विविध विषयों पर अनुसंधान खोज की जा रही है और उसका आधार पर प्रशिक्षण लिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं और फुले आंबेडकरी आंदोलन की जड़ें मजबूत करने की भरकस कोशिश बामसेप के द्वारा की जा रही है। जी जी कानेकर साहब, एक मिनट और लूंगा। आपने जिस संस्था की बात की है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले सामाजिक क्रांति संस्थान के बारे में, जो सवाल एक पूछा था उसमें से कुछ बात रह गई है जो मैं पुनः आपसे दोहराना पूछना चाहूंगा। यहाँ पर जो आप प्रशिक्षण की जो व्यवस्था कर रहे हैं, क्या आप केवल बामसेप से जुड़े हुए लोगों को या बामसेप के हितचिंतकों को ही आप इस प्रकार की सामाजिक प्रतिबद्धता की जो प्रशिक्षण है, विचारधारा का प्रशिक्षण दे रहे हैं, या मूल निवासी समाज के जो भी इच्छुक लोग हैं उनको भी आप इनमें आमंत्रित करेंगे प्रशिक्षण में? क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपके यहाँ पर है? हाँ, ये व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि बामसेप के कार्यकर्ता यहाँ आके प्रशिक्षण लेंगे, ये सामान्य जन के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हमारे जो देहात में रहने वाले जो भाई है, जैसे कि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सरपंच है, सदस्य है या नेता है या विद्यार्थी है या युवा है, महिला है, इन सबके लिए इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उनके हिसाब से भी सिलेबस बना हुआ है और उनको समाज के प्रति जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से ही ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि हम कि बामसेप के सदस्य है उनको ही हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि ये तीनों स्तंभ में जो लोग हैं, जो नेता है, जो अधिकारीगण है या कर्मचारीगण है या न्यायपालिका से संबंधित जो लोग है, वकील है, इंजीनियर्स है या सामान्य आदमी है, इन सब की व्यवस्था इस राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिवोल्यूशन इस संस्थान में की जा रही है और ये निरंतर चलते रह रही है। इसके लिए हमारे पास उच्चतम एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है, पुस्तकालय है। यहाँ पुस्तकों का वितरण भी किया जा रहा है, पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जा रहा है, नए नए विषयों के ऊपर पुस्तक प्रकाशन हो रहा है। और आपको मैं याद दिला दूं कि बामसेप के ऊपर भी जो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ विजिट दे रहे हैं, सामान्य लोग भी विजिट कर रहे हैं, लेकिन जिनको बामसेप की जो जानकारी होनी चाहिए या कोई रिसर्च करना चाहता है वो भी यहाँ विजिट कर रहे हैं। आज इस विषय के ऊपर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारा जो आंदोलन है वो सत्य के ऊपर आधारित है। इसीलिए सत्य, नीति, प्रामाणिकता, ईमानदारी और सद्गुणी बनकर, सत्यवादी बनकर, इसका निपुणता वो ये चारों स्तंभ में बताए। वो जो चारों स्तंभ आपने जो बताए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया भी, वो उसमें वो लगे रहे, लेकिन ये बातें ना छोड़े कि सत्य, नीति, प्रामाणिकता और ईमानदारी और सद्गुणी और सत्यवादी रहने की। इसके साथ साथ आप ये ना समझिए कि मैं इस स्तंभ में हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है। आप अपने ध्यान में रखिए
कि आप उसमें रहकर भी आंदोलन की बात करनी चाहिए, आंदोलन चला रहे हैं ये महसूस करना चाहिए। और उसी वक्त आपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना भी सीख लेना चाहिए। अगर नहीं सीखी है तो प्रशिक्षण ले लीजिए। और अंतिम में मैं राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का एक कथन, एक लाइन जो अखंड उन्होंने लिखा है, उसकी लाइन मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जी कि ब्राह्मण सर्वस्वी होती पक्षपाती भटावाचविती न्यायामध्ये, जो न्यायपालिका है उसके बारे में उन्होंने कहा है, भट ब्राह्मणों के बारे में वो कहते हैं कि ब्राह्मण सभी तरह से पक्षपाती होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है, जी जी सत्य बात बताई उन्होंने कि ब्राह्मण ये सदा सर्वदा पक्षपाती होता है, ब्राह्मणों को बचाता है और ब्राह्मणों के पक्ष में न्याय भी देता है। इसीलिए शत्रु और दुश्मन की पहचान बड़ी सजगता से कीजिए। यही मेरा इस विषय के ऊपर मेरा यही संदेश है। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।